समुद्र ने धरती का 70% से भी ज्यादा हिस्सा कवर कर रखा है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसका 80% से भी ज्यादा हिस्सा कभी खोजा नहीं गया, ना ही डिजिटली स्कैन किया गया और ना ही उसे किसी इंसान ने देखा। वहां कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन 2022 के अप्रैल में एक साइंटिस्ट की टीम ने समुद्र के नीचे की जमीन की खोज की और वहां उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। वहां नीचे अंधेरे में पानी की गहराइयों में उनको मिली एक रोड। वैसी वैसी रोड नहीं, एक पीली ईंट की रोड। वो कहाँ जाती है और वहां पर क्या कुछ छुपा हो सकता है? जलपरी? चलो सारे जोक साइड में हटाते हैं। क्या आप वाकई जानना चाहते हैं? तो अपने वेट सूट तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम इन रहस्यों का पता लगाने के लिए अब नीचे पानी की गहराइयों में जाने वाले हैं, जहां पर हमें मिलेंगी कुछ अजीब चीजें जो कि समुद्र की जमीन में छिपी हुई हैं। अब समुद्र की गहराइयों के बारे में हमें इतना कम पता होने का एक कारण यह है कि किसी भी इंसान के लिए इतनी गहराई में तैरना असंभव सा है, क्योंकि जब आप गहराई में जाते हैं तो आपके ऊपर पानी का वजन बढ़ता है। तो हर एक 32.8 फीट की गहराई में जाने पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर जितना बढ़ जाता है, जिसका मतलब है 1.06 टन पर स्क्वायर फीट। समुद्र की लगभग गहराई 12,100 फीट होती है, जिसका मतलब होगा 369 एटमॉस्फेयर, मतलब कि करीब करीब 390 टन पर स्क्वायर फीट। हम नाजुक इंसानों के लिए वजन बहुत ज्यादा है। वहीं जो क्रिएचर उस गहराई में रहते हैं उन्होंने खुद को अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से बदल लिया है। अजीब से दिखने वाली ब्लॉब फिश का ही एग्जांपल देख लीजिए। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, दुनिया की सबसे दुखी बैलून जैसी दिखने के अलावा इस क्रिएचर में कोई भी एयर फिल्ड ऑर्गन नहीं होता, क्योंकि वो पानी को इतनी गहराई में प्रेशर की वजह से फट जाएंगे। बल्कि उनके पास जेलेटिनस फ्लैश होता है, जिसकी डेंसिटी पानी से थोड़ी कम होती है। ये पानी के अंदर इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन पानी के ऊपर इनके डिकम्प्रेशन की वजह से इनके साथ गलत हो जाता है और ये कुछ ऐसी चीजें दिखने लगती हैं कि अरे यार छी। लेकिन यही इनको पानी में 3900 फीट नीचे रहने में मदद करते हैं और कोई स्कूबा डाइवर तो इतनी गहराई में घुसने से पहले बेहोश हो जाएगा। 100 फीट नीचे भी समुद्र के प्रवेश की वजह से नाइट्रोजन बन जाती है, जो कि हवा हम अपने अंदर भरते हैं ना, उसमें मिल जाती है और फिर वो हमारे खून में मिलने लगती है। इसकी वजह से एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन हो जाती है, जिसे हम नाइट्रोजन नार्कोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से डाइवर्स को चक्कर आने लगते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वो बहुत ही सिंपल मेंटल एक्शन भी नहीं कर पाते, जैसे कि अपना ऑक्सीजन लेवल सही करना, माउथ पीस से सांस लेना। जैसे ही सिस्टम लगे वैसे ही डाइवर्स को तुरंत सरफेस पर ले आना चाहिए, जिससे कि जहर कम हो और नाइट्रोजन लेवल खून में कम हो। नहीं तो ये कंडीशन जानलेवा साबित हो सकती है और वो समुद्र में फिश फूड बनकर रह जाएंगे मेरे भाई। तो इसीलिए ओशन एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के साइंटिस्ट ने एक रिमोटली ऑपरेट करने वाला स्कूबा व्हीकल बनाया है, जैसे कि ROV हरक्यूलिस, जिसकी मदद से समुद्र की ऐसी गहराइयों में जाया जा सकता है जहां नॉर्मली नहीं जा सकते। हरक्यूलिस का साइज ठीक वॉक्सवैगन बीटल कार जितना बड़ा है, लेकिन जहां कार इतने प्रेशर से टूट जाएगी, वहीं इस ROV को इस तरह से बनाया गया है कि जिससे कि ये 13,100 फीट तक की गहराइयों में जा सके और 385 टन पर स्क्वायर फीट का प्रेशर झेल सके। इसमें 2 रिमोट कंट्रोल्ड आर्म लगाए गए हैं और इसमें सेंसर भी हैं, जिनकी मदद से प्रेशर, गहराई, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सब कुछ नापा जा सकता है। इसमें 6 थ्रस्टर्स भी हैं, जिसकी मदद से मरीन साइंटिस्ट हरक्यूलिस को चला सकते हैं और पानी के नीचे किसी भी तरह मोड़ सकते हैं। यहाँ दिखाया जा रहा हरक्यूलिस 3376 फीट नीचे तैर रहा है, वो भी नूटका सी माउंट के पास, जो कि हवाई के नॉर्थ के पैसिफिक ओशन का एक अंडर वाटर वॉल्केनो है। साइंटिस्ट ROV की मदद से फ्रोमैग्नीज कपल के सैंपल ले रहे थे। ये अंडर वाटर वॉल्केनो के पास के मेटल रिच क्रस्ट लगातार आयरन मैंगनीज पार्टिकल्स बनाते रहते हैं, जो कि पानी के नीचे कड़क होते रहते हैं और चट्टान जैसे बन जाते हैं, जो कि हर साल 10 मिलीमीटर बढ़ते भी हैं। यार मैं तो सोच रहा हूँ कि काश मेरा डोमिनोज का पतला क्रस्ट भी इतना ही ज्यादा जल्दी बढ़ता रहे। जब हरक्यूलिस ने सैंपल ले लिया तो फिर वो मोड़ा और तब साइंटिस्ट ने दूर कुछ अजीब देखा। वो उसे बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि वो अजीब सी जमी हुई काई है, लेकिन जैसे जैसे वो पास गए तो उन्हें पता चला कि ये ग्रिड पैटर्न तो असल में पीली ब्रिक रोड है। लेकिन ये रोड आपको ओज की जादुई नगरी में लेकर नहीं जाएगी, ना ही ये आपको अटलांटिस के रहस्यमय नगरी में लेकर जाएगी। माना ये किसी ईंट की जैसी दिखती है, लेकिन ये एक पुरानी ज्वालामुखी की एक्टिविटी है। ये जो पीली ईंट जैसी रोड दिखाई पड़ रही है ना, वो होलोक्लास्टेट रॉक से बनी हुई है। ये एक तरह का ज्वालामुखी चट्टान है जिसमें बड़े बड़े ग्लास के पीस होते हैं और इन्हें पानी के नीचे के इरप्शन से जोड़ा जा सकता है। ये यूनिक टुकड़े थर्मल शॉक का नतीजा है। यही वो जगह है जहां पर तेज ज्वालामुखी फटा करते हैं और फिर गर्म लावा बहता है, जो कि ठंडे समुद्र में मिलकर तुरंत कड़क चट्टान बन जाता है। इस फटाफट वाले कंस्ट्रक्शन की वजह से चट्टान टूट जाती है और वो इन अजीब सी एक जैसी कंस्ट्रक्शन में बदल जाती है। नूटका सीमाउंट के अंदर के नीचे के केस में अजीब 90 डिग्री फ्रैक्चर्स कई सारे गर्म ठंडे ज्वालामुखी फटने के स्ट्रेस की वजह से पके हुए मार्जिन बन गए। इसी की वजह से ठंडा लावा बन गया और वो पानी में नीचे बहुत ईंट की रोड जैसा बन चुका है। अब नूटका सीमेन लिलू ओकलेन रेंज का हिस्सा है, जो कि पाप हनु माकू आके मरीन नेशनल मॉन्यूमेंट एरिया में है। ये ओशन कंजर्वेटिव एरिया करीब 5,82,000 स्क्वायर मील में फैला हुआ है। ये एरिया अमेरिका के सारे नेशनल पार्क्स मिलाकर देखें तो उससे भी बड़ा है, लेकिन ये ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप कैंपिंग ट्रिप के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये कई जगहों पर
9800 फीट से भी ज्यादा गहरा है और अभी तक साइंटिस्ट सिर्फ 3% ही खोज पाए हैं। अब क्या पता उन्हें और क्या क्या मिलेगा। क्या आप कोई ईंट की दीवार से भी ज्यादा अजीब चीज नूट का सी माउंट के नीचे इमेजिन कर सकते हैं? अगर हाँ तो वो लाइक बटन दबाकर मुझे बताइए। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि और क्या क्या मिल सकता है। साइंस के बावजूद मैंने तो अपनी फिंगर क्रॉस कर लिया है कि कोई हीरे मोती वाले स्लीपर मिल जाएंगे। अजब गजब की बात है कि सिर्फ हवाई के आसपास का पानी नहीं है जिसने समुद्र के राज छुपाए हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उसमें पहुंचे, सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा। हो गया सब? ग्रेट, चलिए फिर से तैरना शुरू करते हैं। डूबा हुआ शहर। 1950 का समय चीन के लिए बदलाव का दौर था। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ने गवर्नमेंट बना ली थी और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया था। इलेक्ट्रिक पावर की बड़ी डिमांड को पूरा करने के लिए 1969 में एक नया हाइड्रोलिक डैम विक्सन अन नदी के ऊपर बनाया गया, जिससे कि जहेजियांग प्रोविंस और तेजी से बनती हुई हांगझोउ सिटी को पानी दिया सके। लेकिन डैम बनाने में पुरानी सिटी शिनचेंग, जो कि वहां 1800 से थी, उसे बहाना पड़ता। फिर 3 लाख लोगों को रिलोकेट किया गया और सिटी 4.3 क्यूबिक मील पानी के नीचे डूब गई। बहुत सारे लोगों को लगा कि सिटी के मॉन्यूमेंट पानी की वजह से बह गए होंगे और बर्बाद हो गए होंगे। लेकिन 42 साल बाद जब डाइवर्स डैम की क्वियानडाओ लेक में गए तो चौंक गए, क्योंकि उन्हें वहां पूरी की पूरी सिटी वैसी की वैसी दिखाई दी। पानी के करीब 131 फीट नीचे ये पुरानी सिटी आंधी, तूफान, धूल, सूरज सभी से बची हुई थी। आर्टिफिशियल लेक का पानी ठंडा है, इसका मतलब है कि सिटी अंडर वाटर करंट से बची रही। और ऐसे आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर लेक के अंदर जमा हुआ है। शिचेंग का मतलब होता है द लायन सिटी, और पानी के अंदर डाइवर्स मिंग और किंग डायनेस्टी को एडमायर कर सकते हैं। वहां पर उनके लायन स्टैच्यूज अभी भी पानी के भीतर सही सलामत है। साथ ही और भी कई सारी चीजें हैं देखने वालों की, जैसे कि घर, मंदिर और बहुत सारी ड्रैगन की मूर्तियां और बहुत सारे और शेर। मुझे लगता है कि आप इस जगह को चीन का अंडर वाटर प्राइड कह सकते हैं भाई। पापों की नगरी। आपको लगता होगा कि लॉस वेगास दुनिया का सबसे महान पार्टी टाउन है, लेकिन पहले के जमाने में एक जगह और थी जहां पर एकदम वाइल्ड पार्टियां हुआ करती थी। रोम में बाइए एक बहुत ही गजब का स्पा रिजॉर्ट था। रोम के अमीर लोग वहां पर पार्टियां किया करते थे और ऐसी ऐसी चीजें किया करते थे कि स्नूप डॉग भी अपना सर शर्म से झुका लें। गर्म स्पा और टाइल लगे हुए पूल्स, बाइए में एकदम जन्नत वाला सीन था। बस हुआ ये कि अब ये अंडर वाटर है, लेकिन अभी भी ये अबेंडन नहीं है। ये टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा स्कूबा डाइविंग डेस्टिनेशन बना हुआ है, जो कि पुराने रुइंस में तैर सकते हैं और उन्हें काई लगी हुई कंडीशन में देख सकते हैं। वाह, कितना गजब का नजारा है ना। लेकिन ये आखिर अंडर वाटर पहुंचा कैसे? वेल, इसका जवाब इसमें छुपा हुआ है कि बाइए एक सुपर वॉल्केनो के ऊपर बना हुआ था। फेलगराई फिगल्स सुपर वॉल्केनो लगभग 8 मील का रेडियस कवर करता है और इसमें 24 इंडिविजुअल क्रिएटर्स हैं। इसका सबसे बड़ा इरप्शन 37,000 साल पहले हुआ था। उस समय इसने 48 क्यूबिक मील लावा अपने अंदर से निकाला था। तब से ये जमीन के नीचे एक्टिव है और जहां पुराने रोमन्स बाइए में पार्टी कर रहे थे, वहीं जिस काल्डेरा पर यह बना हुआ है उसकी अलग ही डांस पार्टी चल रही थी। ये ऊपर नीचे कूद रहा था। इसे ब्रॉडीसिज्म कहते हैं और ये अर्थ के क्रिस्टल का लगातार उठना और गिरना होता है, जो कि सरफेस में मैग्मा चेंबर्स के भरने और खाली होने से होता है। फ्लेग्रियन फील्ड के डिफ्लेशन की वजह से मैग्मा चेंबर काल्डेरा डिप्रेशन में चले गए, जिसकी वजह से बाह्य समुद्र में डूब गया। अब सिटी का बचा हुआ सब पानी कब्र के 20 फीट नीचे है। इसकी रूइंस पब्लिक के लिए खुली हुई है। इसका मतलब है कि आप इन रोमन स्टैच्यूज के पास स्क्यूबा डाइविंग भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनमें बहुत सारे समय के कारण बर्बाद हो चुके हैं या फिर मौका देख रही मछलियों के द्वारा हड़प लिए गए, जिन्होंने स्टैच्यू को काई में बदल दिया। लेकिन फिर भी कई सारे बिल्डिंग्स बहुत ही अच्छी कंडीशन में, जिन्हें देखकर हमें इस बात का बहुत अच्छी आइडिया लग जाता है कि पुराने रोमन्स कैसे रहते होंगे। पानी के अंदर भी बाई में बहुत ही इंप्रेसिव है मेरे भाई। शायद हमें यहाँ पर स्कूबा पार्टीज कर लेनी चाहिए। पिरामिड के राज। 1933 में एक आरएएफ कमांडर मेडिटेरेनियन सी के ऊपर उड़ रहे थे कि तभी उनकी नजर एक कॉकपिट के नीचे गई और उन्होंने नीचे समुद्र में कुछ देखा। जब वो अबू केर बे के ऊपर से उड़ रहे थे तो पायलट ने नीचे लहरों में कई पुराने रूइंस देखे। एक प्योर चांस से उन्होंने एंशिएंट इजिप्ट सिटी ढूंढ ली थी, थोनेस हेराक्लियोन। ये इजिप्ट की सिटी कभी एक बहुत बड़ी ट्रेड हब हुआ करती थी। ये उस जमाने की न्यूयॉर्क सिटी हुआ करती थी और 2700 साल पहले खोजी गई थी। कई पुराने टेक्स्ट में इसका डिस्क्रिप्शन था, लेकिन समय के साथ इसको खोया हुआ समझ लिया गया था। लेकिन बाद में फिर ये मिल गई। तब से आर्कियोलॉजिस्ट ने अबू केर बे को स्कैन करना शुरू कर दिया। यही वो जगह है जहां पर साउंड वेव्स सी बेड की तरफ इशारा करती हैं और गूंज की मदद से एक मैप बनाया जाता है, जो कि रेत में खोए हुए ऑब्जेक्ट्स को ट्रेस करता है। इस सोनार मैप ने ऐसे कई एंशिएंट आर्किटेक्ट्स की तरफ इशारा किया जो समुद्र में डूबे हुए थे, जैसे कि पतोलेमस राजा और रानियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां, जो कि 16 फीट लंबी हुआ करती थी। जब डाइवर्स ने पानी के अंदर से चीजें निकाली तो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ सिक्के भी मिले।
कुछ बर्तन और भालू की खोपड़ियां भी। अब थोनेस हेराक्लियन की खोज के बाद सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये गायब कैसे हुआ। आप देख सकते हैं कि जिस जमीन के ऊपर ये बना था वो क्ले से भरी हुई थी और कुछ समुद्री लहरों के अर्थक्वेक्स के बाद जमीन पानी पानी होने लगी और इस तरह से सिटी का फाउंडेशन रेतीले सूप में बदल गया और इस वजह से पत्थरों और इमारतें सब कुछ जमीन में धंस गया, ठीक किसी दलदल की जैसे। लेकिन ढीली रेत के नीचे अभी भी सिटी पूरी तरीके से प्रिजर्व थी और चौंकाने वाली बात है कि पानी के नीचे अभी भी करीब 95% हिस्सा खोजना बाकी है। तो कैसे पता कि हमें और क्या क्या इजिप्ट का खजाना मिल जाए। लेकिन इजिप्ट के लेजेंड्स के बारे में जानते हुए तो मैं तो बस यही दुआ करता हूँ कहीं गलती से कोई किसी श्रापित मम्मी को ना जगा दे। तुम्हारी गलती है या मेरी? समुद्र बहुत सी अमेजिंग चीजों से भरा हुआ है, कुछ तो इतनी उलझी हुई हैं कि साइंटिस्ट खुद मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसी ही कुछ गजब की चीजें जापान के योनागुनी आइलैंड के किनारे में समुद्र के नीचे छुपी हुई हैं। इसे योनागुनी माउंटेन कहते हैं। इसे एक लोकल डाइवर ने 1986 में तब ढूंढा था जब उसे समुद्र में एक बड़ा सा पत्थर दिखा। तब से अब तक 10 स्ट्रक्चर्स को पहचाना जा चुका है, जिनमें से सबसे लंबा पानी की सतह से 82 फीट ऊंचा है और पिरामिड जैसा है। इसी के साथ ऐसे ही 5 और स्ट्रक्चर ओकिनावा के आइलैंड के किनारे पर मिले। इस अजीब अंडर वाटर पिरामिड का टोटल एरिया करीब करीब 1000 से 500 फीट है। कुछ लोगों का मानना है कि ये सब एक पुरानी सिविलाइजेशन का हिस्सा है जो कि समुद्र में खो गई है। वहीं कुछ का कहना है कि अंडर वाटर पिरामिड टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटीज का नतीजा है जो कि इस एरिया में बहुत ज्यादा कॉमन है। और ये सही भी है क्योंकि जापान वाकई 4 प्लूटोनिक बाउंड्रीज के ऊपर पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशियन और फिलिपिनो प्लेट्स जो कि हमेशा आपस में बढ़ती रहती हैं। तो क्या ये अंडर वाटर पिरामिड टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटीज का नतीजा है या फिर एक पुरानी हुई खोई हुई सभ्यता का हिस्सा? ये कोई नहीं बता सकता। कुछ जियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये फॉर्मेशन टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से टूटे हुए सैंडस्टोन और उनमें पड़ी दरारों का नतीजा है। सैंडस्टोन्स नॉर्मली फ्रैक्चर होते हैं और इनके किनारे प्लेन होते हैं और इस केस में टेक्टोनिक प्लेट्स के शिफ्टिंग के प्रेशर की वजह से टूटी हुई चट्टानों का कुछ हिस्सा ऊपर हो गया, जिसकी वजह से पिरामिड जैसा बन गया। वहीं कुछ दूसरे मरीन जियोलॉजिस्ट जो कि इस मॉन्यूमेंट के पास डाइव करने गए वो कहते हैं कि पत्थरों का निशान है। वे ये भी कहते हैं कि इन पर कुछ चेहरे और जानवर भी बने हुए हैं। लेकिन इस आर्गुमेंट को ये कहकर नकार दिया गया कि ये निशान पानी की वजह से और पानी में रहने वाले जानवरों की वजह से बन गए। यह भी कहा गया है कि डाइवर्स कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट हैं जो कि इन अजीब मार्किंग्स में अपने फायदे के लिए चेहरे और जानवर देख रहे हैं, बल्कि ये सिर्फ कुछ ऐसी वैसी लाइंस हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम पेड़ों और चट्टानों में कई बार इंसानी चेहरा देख लेते हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि योनागुनी मॉन्यूमेंट्स में से अजीब मार्किंग मुंह का बचा हुआ पार्ट हो सकता है। ये एक पैसिफिक सिविलाइजेशन थी जो कि लहरों में कहीं खो गई। ये सुनने में अजीब लगेगा लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि योनागुनी आइलैंड पर 1771 की अप्रैल में बहुत ही भयंकर सुनामी आई थी जिसमें लहरें 131 फीट से भी ज्यादा ऊंची थी। तो हो सकता है कि मुंह लोग कई साल पहले इतनी बड़ी या फिर इससे भी बड़ी सुनामी में खो गए और उनका पूरा पिरामिड भी डूब गया हो। लेकिन क्या हुआ ये तो कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आपके हिसाब से योनागुनी मॉन्यूमेंट को किसने बनाया होगा? आप टेक्टोनिक प्लेट वाली टीम से हैं या फिर टीम सिविलाइजेशन की तरफ से? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। रम एंड बेस। जमाइका के किंगस्टन हार्बर के किनारे आपको मिलेगा एक सोता हुआ फिशिंग शहर जिसे पोर्ट रॉयल कहते हैं। लेकिन 17वीं सेंचुरी में पोर्ट रॉयल को कहा जाता था अर्थ की सबसे इविल सिटी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे वाकई असली के समुद्री लुटेरे चलाते थे। पोर्ट रॉयल को 1655 में अंग्रेजों ने अपनी कॉलोनी बना लिया जहां पर फिर ये एक बहुत ही फायदा देने वाला ट्रेड हब और मिलिट्री लोकेशन बन गया। लेकिन अंग्रेजों के पास अपने इस बड़े से पोर्ट को बचाने के लिए मैन पावर नहीं थी और इसीलिए समुद्री डाकू यहाँ पर हमला बोल दिया करते थे। तो इन्होंने ऊनो रिवर्स कार्ड खेल दिया और डाकुओं को ही पोर्ट को डिफेंड करने के लिए रख लिया क्योंकि पायरेट्स की वजह से ये जगह बच सकती थी जहां वो खुद रह रहे हो। क्यों, है ना? ये आइडिया शुरू में तो मस्त था लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पायरेट्स के शहर में कभी भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो सकता। तो फिर पोर्ट रॉयल घिनौना हो गया, दारू, लड़ाई, क्राइम से भर गया और एक समय पर तो शहर की आधी बिल्डिंग बार या ब्रोथल बन चुके थे। लेकिन हमारे प्यारे समुद्री डाकुओं का शहर मिट्टी में मिल गया लिटरली। 1692 की 7 जून को एक अर्थक्वेक आया और शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया। फिर सुनामी भी पीछे से आ गई। अर्थक्वेक ने पोर्ट रॉयल की जमीन को बर्बाद कर दिया। इसकी 66% बिल्डिंग्स बर्बाद हो गई और इसने हार्बर को भी धो डाला। बाकी बचा हुआ शहर किसी ताश के घर जैसे जमीन में धंस गया। पोर्ट रॉयल का टोटल एरिया था 52 एकड़ जिसमें से 20 एकड़ 10 फीट नीचे जमीन में डूब गया और 13 एकड़ हार्बर के नीचे 35 फीट नीचे डूब गया। और जो शहर 37 सालों से एग्जिस्टेंस में था वो कुछ ही मिनट में गायब हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डिस्ट्रक्शन की वजह से आधी पॉपुलेशन का सफाया हो गया। कुछ बचे हुए लोगों ने आइलैंड खाली कर दिया लेकिन जो शहर वो छोड़कर गए ना वो समुद्र के नीचे अभी भी प्रिजर्व्ड है। शहर के बिल्डिंग और बार्स अभी भी कुछ ही मीटर नीचे दबे हुए हैं। पानी में ऑक्सीजन लेवल कम होता है इसलिए चीजें सड़ती नहीं है। इसका मतलब है कि शहर की फाउंडेशन अभी तक इंटैक्ट है।
पुराने बार को आप कछुए मैनेज करते हैं, तो अगर आप असली पायरेट्स ऑफ कैरेबियन देखना चाहते हैं तो चले जाइए यहाँ पर और स्कूबा डाइविंग कीजिए, लेकिन मैं पर्सनली पिक्चर देखना पसंद करूंगा भाई। रोलिंग स्टोन, समुद्र लगातार बढ़ता रहता है, कभी लहरें ऊपर उठती हैं, कभी हमारे को किनारे बहा देती हैं, लेकिन कई बार समुद्र अपना लेवल गिराता भी है और मिल जाती है हमें नई जमीन। ये सिनेरियो 9000 साल पहले नियोलिथिक एरा में हुआ था, जो कि स्टोन एज का लास्ट पार्ट था। नॉर्दर्न कोस्ट के पास ही आज का इसराइल है। लहरें कम हुई और हमें मिल गई मिनरल से भरी हुई जमीन। इसी का फायदा उठाकर हमारे पूर्वजों ने फटाक से इस नई जमीन को हड़प लिया और यहाँ पर खेती करने लगे, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि समुद्र फिर से वो मांगने लगा जो उसने दिया था, और जैसे जैसे लहरें बढ़ती गई हमारे पूर्वजों को पीछे हटना पड़ा। लेकिन जो भी हो, अगर आगे का देखें तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि लहरों ने स्टोन एज का आखिरी पार्ट जो बचा लिया था, जिसे बाद में आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ने लगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पानी के हल्के बहाव ने स्टोन एज की चीजों को एकदम से अच्छा रखा हुआ है। आर्टफैक्ट्स को अच्छे से प्रिजर्व किया गया था, जैसे कि कुआं जो कि लोगों ने पानी इकट्ठा करने के लिए बनाया था, और बाकी बिल्डिंग्स, और बाद में चीजों के आसपास काई उगाई, जिसकी वजह से खेती करने की चीजें अपनी जगह पर ही रहीं और बहकर कहीं और नहीं गई। गजब की बात है कि आर्कियोलॉजिस्ट को 8700 आर्टिफैक्ट्स मिले थे, जिनमें से तीर के आगे के हिस्से, चाकू जैसी चीजें। स्टोन एज का ये गांव करीब 10 एकड़ में फैला हुआ था, और ये हमें ठीक वो सीन दिखाता है जब हमारे पूर्वज यहाँ पर खेती करते रहे होंगे और मारने और खाने वाला सिस्टम खत्म हो गया होगा। इस गांव को पढ़कर आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगा सकते हैं कि पहले के इंसान कैसे रहते होंगे। लगता है समुद्र जितना हमसे लेता ना, उतना ही वापस भी कर देता है। बबल्स का ट्रबल। 2016 में कुछ टूरिस्ट जागेथोस के ग्रीक आइलैंड पर स्कूबा डाइविंग कर रहे थे, जहां पर उन्हें कुछ अजीब सी चीजें मिली। वहां पर कुछ ऐसा था जो कि बड़े से बड़े पत्थर के डोनट जैसा दिखाई दे रहा था, और वो भी समुद्र के अंदर से निकलता हुआ। ये हाइट में 6 से 16 फीट का था। टूरिस्ट को लगा कि ये किसी पुरानी सभ्यता के रिमेन्स होंगे, लेकिन बाद में जब इस जगह का और मुआयना किया गया तो कोई बर्तन या आर्टफैक्ट नहीं मिले, जिसका मतलब है कि ये कोई इंसान के द्वारा बनाए गए बर्तन नहीं थे। तो इस अजीब समुद्री चीज के लिए कौन जिम्मेदार था? जैसा मुझे टैको बेल जाने के बाद गैस जैसा फील होता ना, तो वैसे ही हमारी अर्थ भी गैस से भरी हुई है, और अर्थ को हर कुछ देर में अपने क्रस्ट में इसे निकालने के लिए जगह बनानी पड़ती है, और ये ऐसा हाइड्रोथर्मल वेंट्स की मदद से कर पाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डोनट की जैसी दिखने वाली चीजें असल में अर्थ की प्लम्बिंग सिस्टम की निशानी है, जिन्होंने 5 मिलियन सालों पहले अपने अंदर से मीथेन और हाइड्रोकार्बन गैसेस को निकलने की जगह दी थी। वहीं समुद्र की जमीन को नीचे छोटे बैक्टीरिया ने मीथेन के कार्बन को जकड़ लिया था और उसे फ्यूल की तरह यूज कर रहा था। इसकी वजह से ऐसा रिएक्शन हुआ जिससे सेडिमेंट केमिकली बदल गए और एक नेचुरल कंक्रीट बन गया। और माना कि ये समुद्र के डोनट बहुत ही अजीब दिखते हैं, लेकिन ये असल में इतने भी रेयर नहीं है कि कई बार पहले भी दिन को देखा जा चुका है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अर्थ को गैस की बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसे हजारों वेंट ज्वालामुखी और समुद्र के नीचे हैं। हाँ, लेकिन ये डोनट वेंट नॉर्मली आपको कम गहरे पानी में नहीं मिलेंगे। लेकिन चलो, खुशी इस बात की है कि ये एक ऐसा समुद्र का राज है जिसे सॉल्व कर लिया गया। हाँ, फिर चाहे मेरे समोसे भले ही मैं ना गा पाया हूँ। द एक्स फाइल्स। अगर हम 2011 में मुड़े और बाल्टिक सी में जाएं तो हमें स्वीडन के ट्रेजर हंटर्स की एक टीम मिलेगी, जिसे ओशन एक्स के नाम से जाना जाता है। ये समुद्र की सोनार स्कैनिंग किया करते थे। वो समुद्र में पुराने डूबे हुए जहाजों के एंटिक्स को ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके सामने जो आया वो किसी इमेजिनेशन से भी ज्यादा बड़ा था। ऑब्जेक्ट इतना ज्यादा अजीब था और इतने अलग तरीके से डिजाइन किया गया था, कुछ लोगों को लगता है कि अर्थ का है ही नहीं। उनके इंस्ट्रूमेंट्स ने एक धुंधली सी सोनार इमेज ली जिसका शेप डिस्क जैसा था, और इसका डायमीटर 2000 फीट था, जिसमें कुछ अजीब सी चीजें थी जो कि सीढ़ियों जैसी दिखाई देती थी। सोनार स्कैन को देखते हुए आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से उन्होंने इस ऑब्जेक्ट का एक रेप्लिका बनाया जो कि उनके हिसाब से पानी के अंदर ऐसा दिखाई देता होगा, और ये वाकई डरावना है। क्या ये एक क्रैश लैंडिंग करने वाला यूएफओ हो सकता है? वेल, हर यूएफओ दिखने वाली खबर के ट्रेडिशन को बनाए रखते हुए यहाँ पर भी इसकी इमेज धुंधली हो रही। ऐसा लग रहा था जैसे एक कैमरा को जनरेटर के ऊपर रख दिया हो। एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि ये जो लाइनें दिख रही ना, ये इंस्ट्रूमेंट में खराबी कारण हो सकती हैं, और बाकी एक्सपर्ट्स ने भी इसे एलियन इन्वेजन की थ्योरी से दूर रखते हुए गैलेशियल इरोजन का रिजल्ट कहा। इस साइट से मिले स्टोन जैसे कि ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और बेसाल्टिक वॉल्केनिक रॉक इस एरिया में कॉमन नहीं है। ऐसा माना जाता है कि कोई बड़ा सा ग्लेशियर इन्हें अपने अंदर रखकर तैर के यहाँ तक ले गया होगा और बाद में पिघल के समुद्र में मिल गया होगा, और ये रह गई होंगी यहाँ पे चीजें। ओशन एक्स ने इस थ्योरी से इनकार करना चाहा, लेकिन जब ये वापस 2012 में इसी जगह गया और फिर से सोना स्कैन करने की कोशिश की तो यहाँ पर उसने इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस की वजह से काम ही नहीं किया। फिर से फॉल्स इंस्ट्रूमेंट। या फिर हो सकता है कि पानी के अंदर एलियन अपना सीक्रेट बाहर ना लेकर आना चाहते हो। फैंटासी लैंड। द्वारका नगरी हिंदू भगवान श्री कृष्ण की नगरी मानी जाती है। पुराने ग्रंथों में जैसे कि महाभारत में द्वारका को सोने चांदी से बने हुए 9 लाख महलों का घर बताया जाता था। या इसके आगे तो ट्रम्प टावर भी फेल है भाई। ये सिटी मानी जाती है कि उस जगह पर थी जहां पर गोमती नदी और अरेबियन सी मिलते हैं, लेकिन माना जाता है कि श्री कृष्ण के मरने के बाद ये नगरी अरेबियन सी में मिल गई। अब हजारों साल बाद भी इस नगरी को मिथिकल माना गया है, क्योंकि
क्या वाकई इतनी गजब की सिटी असल में हो सकती है? लेकिन पता चला कि समुद्र अपने अंदर कई राज छुपाए बैठा है, क्योंकि 1969 में मरीन साइंटिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिससे यह साबित हुआ कि द्वारका नगरी वाकई हुआ करती थी। पानी के 120 फीट नीचे इंडिया के वेस्ट कोस्ट के गल्फ ऑफ कॉम्बे में आर्कियोलॉजिस्ट को कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बर्तन, मूर्तियां, इंसानी हड्डियां और तो और दांत भी मिले। इन सभी चीजों की कार्बन डेटिंग बताती है कि करीब 9500 साल पुराने। इसका मतलब है कि द्वारका एंशियंट इजिप्ट और चाइना से भी पुरानी है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि सिक्के, पत्थर, मूर्तियां सब कुछ बहुत ही अच्छी कंडीशन में, और जिस हिसाब से ये सभी चीजें जमी हुई हैं उनको देखकर लगता है कि नगरी का अंत बढ़ते हुए सी लेवल की वजह से हुआ होगा। ठीक वैसा जैसा लोग बताते हैं। हो सकता है समुद्र का ये अनमोल रत्न ये समुद्र अपने अंदर ही छुपा कर रखना चाहता हो। आपको इन सभी समुद्र के राजों में से सबसे ज्यादा चौंकाने वाला कौन सा लगा, और आपके हिसाब से समुद्र की गहराई में और क्या क्या मिल सकता है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।